नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित कानून की जानकारी देंगे, खास तौर पर हिट एंड रन केस और रोड रेस से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे और साथ ही इस मामले से जुड़ी आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। जब रोड पर किसी कार की सड़क पर दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना स्थल पर रुके बिना वहां से भाग जाना को हिट एंड रन कहा जाता है। जब कोई दुर्घटना के बाद अगर अपनी पहचान छिपाने के मकसद से दुर्घटना स्थल से फरार हो जाता है तो उस स्थिति को हिट एंड रन केस कहा जाता है। इन हालातों में दोषी के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान होता है और इस बात पर निर्भर करता है कि हादसे में किसी को जानमाल का नुकसान हुआ है कि नहीं। हिट एंड रन के साथ आज हम एक और चीज की बात करेंगे और वो है रोड रेज। रोड रेज से मतलब है कि आक्रामक या क्रोधित व्यवहार से है जो सड़क वाहन के चालक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वाहन को लेकर सड़क पर बहस, गाली गलौज और मारपीट जैसे व्यवहार इसके अंतर्गत आते हैं। अक्सर रोड रेज के हैरान हिंसा उसमें हो जाती है और रोड रेज में अब असभ्य और आक्रामक हाव भाव, मौखिक अपमान, धमकी और खतरनाक ड्राइविंग के जो तरीके होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा ड्राइवर या पैदल यात्री ऐसे नकारात्मक व्यवहारों का लक्ष्य बन जाते हैं। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। आज सड़क दुर्घटना, हिट एंड रन केस और रोड रेस से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। अगर आपका सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841, 8377009636। तो हमारे अधिवक्ता जी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। ऋषिपाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है ऋषिपाल जी। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि हिट एंड रन केस की कानूनी परिभाषा आखिर क्या होती है? देखिए, हिट एंड रन जो है सब जैसे कि इससे नाम से ही जाहिर है जी। जब भी कोई एक व्यक्ति गाड़ी को रैश या नेग्लिजेंस रूप में चला रहा होता है और दूसरी गाड़ी को या किसी चलते व्यक्ति को वो ठोक देता है या पीछे से टक्कर मार देता है और वो टक्कर मारने के बाद वो रुकता नहीं है, वो ये नहीं देखता कि उस व्यक्ति को कोई कानूनी या उस व्यक्ति को कोई मेडिकल आवश्यकता है या नहीं है और वो व्यक्ति वहां से भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो कानून के प्रावधान है वो बहुत सख्त हो जाते हैं और जिन प्रावधानों में जो उसको सजा मिलनी होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति कहता है कि मेरी गलती नहीं थी, इट वाज जस्ट एक्सीडेंट था, तो जो उसका कंडक्ट है वो कंडक्ट बाद में कोर्ट को इस बात को जतलाने के लिए, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस व्यक्ति ने उस अपराध के होने के बाद अपना कंडक्ट कैसा किया। तो उसके बाद का जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है वो किसी भी अपराध में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई व्यक्ति, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति को बहुत गंभीर रूप से कोई घायल हो गया है और ऐसे व्यक्ति में जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है वो उस व्यक्ति को सड़क पे छोड़ देता है, कहीं 100 नंबर पे रिंग नहीं करता है, एम्बुलेंस नहीं मंगाता है, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये मान के चलता है कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसकी पूर्ण रूप से गलती है और उस हिसाब से उसको दोषी ठहराया जाता है और कठोर कार्रवाई की जाती है, सजा दी जाती है। जी जी। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता में इस पर कार्रवाई और सजा के क्या प्रावधान है? देखिए, भारतीय दंड संहिता में जो ड्राइविंग के अलग अलग सेक्शन है, सबसे पहले 279 है। 279 के अंदर जो रैश और नेग्लिजेंस, कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग करता है पब्लिक रोड के ऊपर, तो अगर वो रैश नेग्लिजेंस ड्राइविंग कर रहा है तो जो ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी है या कोई और पुलिस अधिकारी जब भी ऐसा दिखता है तो उसके अंदर जो है उसको बुक कर सकता है, यानी उस पर केस बना सकता है। और उसमें जो प्रावधान है, इसमें प्रावधान जो है उसमें फाइन भी हो सकता है 1000 रुपए तक का और 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि अगर आप रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आपने किसको हिट कर दिया है और आपने उसको चोट मार दी है, अगर वो सिंपल चोट मारी है तो सेक्शन 337 के अंदर एक प्रोविजन है, उसके अंदर आपको 1000 रुपए का जो फाइन है और 6 महीने सजा हो सकती है। और अगर वो गंभीर चोट मारी है तो 338 के अंदर, तो वहां जो आपकी सजा है वो बढ़ जाती है और जुर्माने बढ़ जाता है। तो देखा जाता है कि आज जब भी कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइविंग करते वक्त वो क्या उसकी जो उसकी नेग्लिजेंसी है वो किस लेवल तक की है, और उसके बाद जो है
वो 304A है। या अगर मान लीजिए नेग्लिजेंस के अंदर इतनी ज्यादा चोट आई है कि वो व्यक्ति सड़क पे ही उसकी मृत्यु हो गई दूसरे व्यक्ति की, तो ऐसी स्थिति में 304A का केस बनता है और उसकी सजा जो है मैक्सिमम 2 साल तक। जी, वही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है ऐसे में? मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पहले तो आईपीसी के प्रोविजंस मैंने आपको बताया। मोटर व्हीकल एक्ट में एक तो हाल ही लोकसभा ने भी और राज्यसभा, जो राज्य या अपनी सरकारें हैं, उन्होंने भी जितने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जितने फाइन थे, सब फाइन को 10-10 गुना बढ़ा दिया है। यानी जो पहले फाइन 1000 रुपए का था, उस फाइन को बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया है। और साथ साथ अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उस अपराध को दोबारा से रिपीट करता है, तो उसको जो पेनल प्रोविजन है, यानी उसको सजा का भी प्रावधान है। जी जी, जब सड़क में हमारी कार किसी को भी घायल कर देती है तो कानूनी तौर पर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी की आपके साथ आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, टक्कर हो जाती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ड्राइवर को बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। कोशिश करे वो अपनी गाड़ी को अगर हो सके तो रोड के साइड में लेके आए। अगर जो व्यक्ति दूसरे जिसमें आपने गाड़ी की टक्कर हुई है वो घायल है, तो सबसे पहले वो ये कोशिश करे कि कोई मेडिकल फैसिलिटीज उसको मिल सकती है, या वो सबसे पहले 100 नंबर की जो रिंग है वो डायल कर, जिससे कि कम से कम पुलिस आ जाए, तो पुलिस अपने आप भी घायल को अस्पताल लेके जा सकती है। या जिसके साथ आपकी गाड़ी की टक्कर हुई है और आपका वाद विवाद हो रहा है, झगड़े की कोई स्थिति आ रही है, तो उस स्थिति में पुलिस जो है 5 मिनट में 7 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप कम से कम किसी और वारदात से, किसी और परेशानी से बच सकते हैं। जी जी, और अगर आरोपी हादसे के बाद घटनास्थल से भाग जाता है तो क्या सजा के प्रावधान हैं और भी कड़े हो सकते हैं ऐसे में? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि किसी भी अपराध के होने के बाद किसी व्यक्ति का सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है, वो कंडक्ट ये प्रूव करता है कि वो अपराध में कितना लिप्त था। अगर कोई व्यक्ति वहीं पे खड़ा है और एक्सीडेंट हो गया है, तो पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये देखेगी कि दोनों में से किस गाड़ी की गलती थी और किसने जो है एक्सीडेंट किया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपराध करके वहां से भाग गया है, तो उसका भागा जाना इस बात को साबित करता है कि उस अपराध में जो करने की जो जानकारी है या उसका जो दायित्व है उस व्यक्ति का था। इसीलिए उसका जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ये बताता है कि अपराध उसी ने किया है, और ऐसी स्थिति में उसके कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट है, कंसर्न कोर्ट है, वो सजा के प्रावधान को, सजा की जो अवधि है उसको बढ़ा सकता है। जी, तो ऐसे में जमानत का क्या प्रावधान होता है? देखिए, जैसे जहरा आपको पता है हमारे देश में और क्या संसार में, विशेष तौर पर हमारे देश में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। जी जी जी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में जितने भी जो ये ऑफेंस है, 279 है, 337 है, 338 है और इवन 304A जिसके अंदर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ये सारे के सारे जो ऑफेंस हैं वो बेलेबल ऑफेंस है। यानी कि जो थाना है, जो थाने के अंदर ही आप जाएंगे, वहां पर ही जो पुलिस अधिकारी है वो आपको बेल देने के लिए मजबूर है, वो आपको वहीं पर ही बेल दे, क्योंकि सारे के सारे जो प्रोविजंस के हिसाब से, कानून के हिसाब से बेलेबल ऑफेंस है। जी, एक कॉलर इस वक्त ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रिजलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजलाल जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप, क्या अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे से काम ये दिल्ली ट्रैफिक से ये है कि अगर हमारे को सिग्नल नहीं है, वहाँ पे कोई वो दे नहीं रखा है कि आपका लेफ्ट साइड नहीं मुड़ना है या मुड़ना है, कोई सिग्नल नहीं है, फिर भी मेरे को चालान कर दिया गया। जब मैंने उनको बोला गया कि भैया यहाँ पे कोई एरो नहीं दिया गया है, आप मेरे को चालान क्यों कर रहे हो, तो उसमें कुछ सीधा मेरे को चालान कर दिया 1000 रुपए का जी। और मैंने बोला उनको कि कोई सिग्नल नहीं है, अगर सिग्नल में क्रॉस किया तो मेरे को मेरी गलती आप काटो, नहीं आपने सिग्नल उधर, सिग्नल वो कम से कम 200 मीटर आगे है जो एयरपोर्ट की तरफ से आता है, वो हमें इधर पर लेफ्ट मरना था, ढोलक वहाँ से लेके और आगे जाके फ्लाईओवर से मैं लेफ्ट मरना था, मेरे को बसंतपुर जाना था जी। तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे को चालान काट दिया 1000 रुपए का। जी जी जी, ऋषिपाल जी क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जी जी, देखिए, जैसे आईपीसी के बाकी अपराध होते हैं, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है जी, तो उसको ये अधिकार है कि अपने केस को ट्रायल में लेके जा सकता है, कह सकता है कि भाई ये अपराध मैंने नहीं किया है और मैं इस अपराध का ट्रायल करना चाहता हूँ, साबित करना चाहता हूँ कि अपराध नहीं हुआ। ऐसे ही चालान के केस के अंदर भी आपको ये अधिकार है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने आपका चालान जाता है
तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो चालान है ये गलत चालान है और ये चालान गलत तरीके से मुझे काटा गया है और लिहाजा इस चालान से मुझे बरी किया जाए। अगर कोर्ट ये साबित करती है कि चालान आपके ऊपर जो गलत तरीके से लगाया गया है, तो कोर्ट इवन जो पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ भी कर सकती है और आपको मुआवजा भी दे सकती है। तो आपको अधिकार है, अगर आपको लगता है कि कोई चालान गलत काटा गया है तो आप उसी कंसर्न कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बृजलाल जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा उम्मीद है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और ऋषिपाल जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर कार चालक खराब तरीके से कार चला रहा है और उसकी कार फुटपाथ पर चढ़ जाती है तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है ऐसे में? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई चालक स्वयं से यानी खुद गलती करके जी और गाड़ी जो चला रहा है और उसकी जो रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग कर रहा है तो 279 आईपीसी के अंदर उसके ऊपर मुकदमा बनता है और उसको 1000 रुपए तक का फाइन और 6 महीने तक की सजा होती है। लेकिन ये देखना होता है कि किसी व्यक्ति ने अगर रोड पे गाड़ी चढ़ा दी है तो ये इम्पोर्टेंट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे या कोई और कारण था। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ाया है, फुटपाथ को नुकसान किया है, तो आईपीसी की धारा भी लगती है और मुआवजे के लिए भी जो है उसके ऊपर फाइन कोर्ट लगा सकती है। जी बिल्कुल। तो ऋषिपाल जी, आप बने रहिए, आगे भी तमाम सवाल हैं हमारे पास आपसे जानने के लिए। हमारा मुद्दा है आज का रोड रेस और सड़क दुर्घटना में क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, अगला सवाल ये जानना चाहेंगे आपसे कि शराब पीकर अगर गाड़ी आप चला रहे हैं, जानमाल का कोई नुकसान हो जाता है तो उसको लेकर सजा का क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, ये भी अपने आप एक बहुत गंभीर मुद्दा है जाहिरा कि आजकल बहुत सारे ऐसे चालक मिलते हैं जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोकसभा ने जो अभी कुछ समय पहले ही मोटर व्हीकल एक्ट में परिवर्तन किया है और ऐसी स्थिति में एक नियमित सीमा के ज्यादा अगर कोई व्यक्ति शराब पी के ड्राइविंग करता पाया जाता है तो उसको सजा का प्रोविजन है। जो पहले 1000 का फाइन था उसके बढ़ाकर 10 गुना यानी 10,000 रुपये फाइन कर दिया है। जी। और अगर मान लीजिए वो कोई एक्सीडेंट कर देता है तो ये डिपेंड करता है कि जो एक्सीडेंट किया है, जिसके साथ उसने एक्सीडेंट किया है, उसको कितनी चोट लगी है। वो 337 का केस भी बन सकता है, 337 आईपीसी का, 338 का भी बन सकता है। और अगर कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो है 304 का केस बनता है, एक का केस बनता है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी है, शराब बहुत ज्यादा पी रखी है, तो ऐसी स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस उस केस को 304 ए आईपीसी से 304 में कन्वर्ट कर सकती है और ऐसी स्थिति में वो जो केस जो बेलेबल था वो नॉन बेलेबल हो सकता है। और नॉन बेलेबल होने में उसकी सजा जो पहले 2 साल थी वो बढ़ के 7 साल हो जाती है। और इस स्थिति में क्या है कि उसको जो पुलिस अरेस्ट करती है, जेल भेजती है और उसको कोर्ट से ही जो है अपनी जमानत देनी पड़ती है। तो अगर ये नॉलेज की बात है, अगर कोई व्यक्ति शराब पी के गाड़ी चला रहा है और उसको पता है तो उतनी ज्यादा कैपेसिटी में शराब पी रखी है कि वो किसी को भी हानि पहुंचा सकता है, तो ऐसी स्थिति में इस केस में गंभीरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी, तो खराब गाड़ी चलाते समय अगर किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है? जैसे मैंने, अगर गाड़ी खराब है जी, और इम्पोर्टेंट है कि पुलिस, ऐसा नहीं है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो एक व्यक्ति को दोषी मान लिया जाता है। जी, पुलिस की तफ्तीश होती है। पुलिस की तफ्तीश के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो होता है एक इंस्पेक्शन ऑफिसर होता है जो गाड़ी को इंस्पेक्ट करता है, जो देखता है कि गाड़ी का इम्पैक्ट क्या है। बहुत सारे ऐसे हाईकोर्ट के जजमेंट रहे हैं जिसके अंदर हाईकोर्ट ने कहा है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो आप ये देखिए कि आसपास की जो रोड है वो स्लिपरी है कि नहीं है, वहाँ पे जो स्किड मार्क है वो है कि नहीं है, वहाँ पे जो रेड लाइट है उसकी पोजीशन क्या है। तो बहुत जब तफ्तीश होती है तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश होती है। ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि चलाने वाला गलती पे था या गलती पे नहीं था। अगर सारी बातें ये साबित करती है कि चालक गलती पे था तो उसके खिलाफ चार्जशीट होती है और उसके हिसाब से उसको सजा दी जाती है। लेकिन तफ्तीश प्रॉपर होती है और जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक इंस्पेक्शन करने के लिए एक अधिकारी होता है जो ये देखता है कि गाड़ी के सारे पार्ट्स सब ठीक चल रहे हैं, चल रही है, ये गलती एक व्यक्ति की थी या गाड़ी में कुछ खराबी आ गई। जी जी। वहीं अगर रोड रेस की बात करें तो रोड रेस की कानूनी परिभाषा क्या होती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात करी। रोड रेस ये आज के समय में कुछ पिछले 2-3-4 साल में
ये जो शब्द है बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। असल में जब से पिछले 4-5 से 10 साल से जब से रोड के ऊपर गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में गाड़ियों का साथ साथ चलना, आपस में टकरा जाना बहुत आम हो गया है। और जब ये गाड़ियां टकरा जाती हैं तो उनके जो दोनों तरफ के ड्राइवर होते हैं, वो जब आपस में झगड़ना चालू कर देते हैं, वो झगड़ा केवल गाली पे भी हो सकता है, वो झगड़ा मारपीट पे भी हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे केस भी हैं जिनके अंदर मारपीट बढ़ के और आपस में मर्डर भी हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जब रोड रेज में आईपीसी की वो धारा लगती है कि उस व्यक्ति ने उसके बाद क्या अपराध किया, धमकी दी है, मारपिटाई करी है, या मान लीजिए किसी को और हानि पहुंचाई है, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है, या किसी का खून कर दिया है, सॉरी, या किसी का मर्डर कर दिया है जी। तो ये सब चीजें उस रोड रेज के केस के अंदर देखी जाती है। तो रोड रेज एज सच अपने आप में कोई कानूनी रूप से कोई परिभाषित अपराध नहीं है, बल्कि उस अपराधों की श्रृंखला का एक हिस्सा है, जबकि जो रोड पे चलते हुए होता है। जी, तो रोड रेज मामलों में किन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई हो सकती है? जैसे मैंने आपको बताया, अगर रोड रेज में मान लीजिए गाड़ी टकरा गई है और दो आदमी को मामूली चोट लगी है और वो आपस में गाली दे रहे हैं, तो धारा केवल गाली की होगा। लेकिन अगर वो एक दूसरे को मार देते हैं, एक बाहर मतलब उस एक्सीडेंट के बाद क्या कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है, अगर एक व्यक्ति ने बाहर निकल के किसी को ज्यादा उसको ग्रीवियस हर्ट कर दिया है, तो उस समय 324, 323, 324, 325, 326 अलग अलग धाराओं में केस जमा होता है, बनता है। और अगर किसी ने उससे भी बढ़कर, अगर किसी का मान लीजिए कई बार कत्ल हो जाता है, बहुत सारे केस आप सुनते हैं, एक रोड रेज के अंदर गोली चल गई और किसी ने किसी को मार दिया, तो उसी केस के अंदर फिर वो धाराएं जो है जुड़ जाती हैं, और फिर उन धाराओं में उस हिसाब से अगर मान लो मर्डर हो गया है तो मर्डर केस माना जाता है और उसी हिसाब से ट्रायल होता है। जी जी, तो रोड रेज मामलों में जमानत के क्या प्रावधान होते हैं? मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ, रोड रेज का मतलब रोड रेज के बाद हुआ क्या है, आपने केवल गाली दी है, या आपने मारपीट करी है, या आपने ग्रीवियस हर्ट किया है, तो जो आपने किया है उसके हिसाब से, अगर मान लीजिए छोटी सी मारपीट हुई है, 323 का मुकदमा है तो बेलेबल है, 324 बेलेबल है। अगर आपने किसी को बहुत ज्यादा ग्रीवियस हर्ट कर दिया, किसी के दांत तोड़ दिए जी, तो ऐसी स्थिति में धारा 326 आईपीसी का मुकदमा बनता है, जो कि नॉन बेलेबल है, जिसमें सजा जो है लाइफ तक की सजा है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को आपने बहुत अहम जानकारी दी रोड रेस के बारे में, हिट एंड रन के बारे में, क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। और इसी के साथ आज लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।